आज आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत मैं पढ़ाने चल रहा हूँ डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग ए कंडीशन एंड कंट्रास्ट, यानी शर्त और विरोध प्रकट करने के विभिन्न तरीके। तो सबसे पहले शर्त वाले वाक्य के बारे में बता रहा हूँ कि एक वाक्य रहेगा, दो वाक्य रहेंगे जिसमें शर्त रहेगा और उसको हम तमाम तरह से बना सकते हैं। कम से कम 10 तरह से उसको हम बना सकते हैं। कोई खास इसका नियम नहीं है, आप ये सारे पढ़े हुए हैं, केवल उसको एक जगह कंसोलिडेट करना है कि शर्त वाला वाक्य रहेगा तो एक वाक्य रहेगा और उसको आप तमाम तरह से भिन्न भिन्न प्रकार से बना सकते हैं। जैसे एक वाक्य है शर्त का, इफ यू परमिट मी आई शैल गो देयर। इफ यू परमिट मी, यदि आप मुझे आदेश देंगे, आई शैल गो देयर, तो मैं वहां जाऊंगा। देखिए शर्त वाले वाक्य में पहला जिसमें शर्त होती है वह हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है और दूसरा फ्यूचर टेंस में होता है, लेकिन हिंदी में दोनों का अर्थ फ्यूचर में ही निकाला जाता है। जैसे कहा गया है इफ़ यू परमिट मी, यदि आप मुझे आदेश देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इफ़ यू परमिट मी, यदि आप मुझे आदेश देते हैं, कामा आई शैल गो देयर, तो मैं वहाँ जाऊँगा। लिखा है ये, लेकिन इसका हिंदी में अर्थ किया जाएगा यदि आप मुझे आदेश देंगे तो मैं वहाँ जाऊँगा। तो आप इस तरीके का वाक्य है, तो इसको हम तमाम तरह से बना सकते हैं। अब आप लिखें, अपने कॉपी पर लिखें, इफ़ यू परमिट मी आई शैल गो देयर। इसको कितने तरह से बना सकते हैं, लिखिए। सपोजिंग यू परमिट मी, कामा आई शैल गो देयर। सपोजिंग यू परमिट मी, कामा आई शैल गो देयर। अगला, प्रोवाइडेड यू परमिट मी, प्रोवाइडेड यू परमिट मी, कामा आई शैल गो देयर। अगला, इन केस यू परमिट मी, कामा आई शैल गो देयर। अगला, अनलेस यू परमिट मी, अनलेस यू परमिट मी, कामा आई शैल नॉट गो देयर। आई शैल नॉट गो देयर। अगला, परमिट मी एंड आई शैल गो देयर। परमिट मी एंड आई शैल गो देयर। फिर लिखिए, बट फॉर योर परमिशन, बट फॉर योर परमिशन, कामा आई शैल नॉट गो देयर। आई शैल नॉट गो देयर। अगला लिखिए, विदाउट योर परमिशन, विदाउट योर परमिशन, कामा आई शैल नॉट गो देयर। वन मोर परमिशन, वन मोर परमिशन एंड आई शैल गो देयर। अगला लिखिए, परमिट मी, आर ओ आर, आर या जोड़ सकते हैं अदरवाइज, आर या अदरवाइज में से कोई भी लगा सकते हैं। आर या अदरवाइज आई शैल नॉट गो देयर। मेरे ख्याल से कम 7, 8, 10 प्रकार का आपका हो गया।
इसमें से परीक्षा में कोई एक पूछ देगा और कहेगा इसको बदल दीजिए, तो मान लीजिए किसी एक में पूछा है तो किसी दूसरे में बदल दीजिए। जैसे इफ़ यू परमिट मी आई शैल गो देयर, परीक्षा में दे दिया, कह दिया ट्रांसफॉर्म कर दीजिए इसको, तो आप सपोजिंग लगा के बना सकते हैं, प्रोवाइडेड लगा के बना सकते हैं, इनकेस लगा के बना सकते हैं, अनलेस लगा के बना सकते हैं, एंड का प्रयोग करके बना सकते हैं, बट फार का प्रयोग करके बना सकते हैं, वन मोर का प्रयोग करके बना सकते हैं, आर अदरवाइज का प्रयोग करके बना सकते हैं, विदाउट का प्रयोग करके बना सकते हैं। इतने तरह से आप बना सकते हैं, आपके पास इतने विकल्प हैं। इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए अर्थ, और इसमें थोड़ा सा एक आध चीज़ें और हैं जो आपको बताना प्रमुख है। इफ़ यू परमिट मी आई शैल गो देयर, यदि आप मुझे आदेश देंगे तो मैं वहाँ जाऊँगा। सपोजिंग यू परमिट मी, इसका भी अर्थ यही है, यदि। सपोजिंग यू परमिट मी, यदि आप मुझे आदेश देंगे, आई शैल गो देयर। प्रोवाइडेड यू परमिट मी, इसका भी वही अर्थ है, यदि आप मुझे आदेश देंगे तो आई शैल गो देयर। इन केस यू परमिट मी, यदि आप मुझे आदेश देंगे, आई शैल गो देयर। अनलेस यू परमिट मी, अनलेस का अर्थ होता है जब तक कि नहीं या यदि नहीं। तो जब अनलेस का अर्थ क्या होता है, यदि नहीं, यानी अनलेस स्वयं में निगेटिव है, तो हो गया अनलेस यू परमिट मी, यदि आप मुझे आदेश नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। देख लीजिए अर्थ स्पष्ट समझ लीजिए। इफ़ रहेगा तो उसका अर्थ हो रहा है, या इनकेस है, या प्रोवाइडेड है, या सपोजिंग है, तो उसका अर्थ यदि हो रहा है। और अनलेस आ जाने पर यदि नहीं हो जा रहा है तो आगे वाला वाक्य भी बदल जाएगा, आगे वाला क्लास जो है उसमें भी परिवर्तन होगा। जैसे इन केस यू परमिट मी आई शैल गो देयर, यदि आप मुझे आदेश देंगे तो मैं वहाँ जाऊँगा। और अनलेस जब हो जाएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा अनलेस यू परमिट मी, यदि आप मुझे आदेश नहीं देंगे तो आई शैल नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। याद रखिए, अनलेस माने यदि नहीं या जब तक कि नहीं। परमिट मी एंड आई शैल गो देयर, इसमें पहला वाक्य को जो है इंपरेटिव में बनाना पड़ेगा। परमिट मी, मुझे आदेश दीजिए, एंड आई शैल गो देयर, और मैं वहां जाऊंगा। बट फॉर योर परमिशन, देखिए बट फॉर का प्रयोग तभी होगा जब वाक्य का नाउन बन जाए, जब नाउन बन जाए। जैसे परमिट मी, मुझे आदेश दीजिए, तो परमिट का नाउन बना परमिशन, यानी बट फॉर के बाद जब आएगा तो नाउन ही आएगा। इसलिए बट फॉर के बाद, वन मोर के बाद और विदाउट के बाद नाउन आता है। इसलिए उन्हीं वाक्यों में इनका प्रयोग किया जा सकता है जिन वाक्यों में शर्त के जो वाक्य है उसका नाउन बन सके। तभी, अगर नाउन नहीं बन सकता है तो फिर इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। आप लिख लीजिए कहीं कि बट फॉर, वन मोर एवं विदाउट का प्रयोग तभी करते हैं जब शर्त वाला वाक्य की क्रिया जिससे शर्त प्रकट हो रहा है उसका नाउन अगर भी बन जाए। अगर उसका नाउन नहीं बन सकता है, नाउन नहीं होता है, तो फिर इन तीनों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसको याद रखिएगा, बहुत प्रमुख है। तो हो गया बट फॉर योर परमिशन, बिना आपके आदेश के आई शैल नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा। वन मोर परमिशन, एक और आदेश आपने, एंड आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। परमिट मी, मुझे आदेश दीजिए, ये विदाउट योर परमिशन, बिना आपके आदेश के क्या होगा, आई शैल नॉट गो देयर, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि विदाउट जो है वो क्या है, निगेटिव हो गया, इसलिए आगे वाला वाक्य भी निगेटिव होगा। विदाउट योर परमिशन, बिना आपके आदेश के, आई शैल नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा। परमिट मी, मुझे आदेश दीजिए, अदरवाइज अन्यथा आई शैल नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मुझे आदेश दीजिए और नहीं आदेश देंगे तो क्या होगा, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे आदेश देना, अन्यथा मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो इतने तरह से हम इसको बना सकते हैं। अब आप मेरे ख्याल से इसको समझ गए होंगे और इसको आप बना सकते हैं। चाहे तो एक आध वाक्य ले लीजिए,
बनाइएगा, उत्तर अगले पार्ट में बताऊंगा। जैसे वर्शिप गॉड लिख लीजिए, बनाइएगा, वर्शिप गॉड एंड यू विल बी हैप्पी। एंड का प्रयोग हुआ है और इंपरेटिव सेंटेंस है, वर्शिप गॉड, ईश्वर की पूजा करो, एंड यू विल बी हैप्पी। वर्शिप गॉड एंड यू विल बी हैप्पी। दूसरा, if you eat too much you will fall ill। if you eat too much, यदि आप बहुत अधिक खाएंगे तो you will fall ill, आप बीमार पड़ जाएंगे। और एक और लिख लीजिए, सपोजिंग यू विजिट माई टाउन, सपोजिंग यू विजिट माई टाउन, कामा यू विल स्टे विथ मी, यू विल स्टे विथ मी। ये आपका हो गया। अब आप समझ लीजिए कंट्रास्ट भी, वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंट्रास्ट, यानी विरोध प्रकट करने के भिन्न भिन्न तरीके, विरोध प्रकट करने के भिन्न भिन्न तरीके। यानी दो वाक्य आएंगे, उसमें आपस में विरोध रहेगा, तो उनको आप जोड़ देंगे तो तमाम तरह से जोड़ सकते हैं। यानी अगर कोई एक वाक्य विरोधी रहेगा, उसमें दोनों क्लास में आपस में विरोध रहेगा, तो उसको भी ऐसे ही 12-13 तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे दो ही इज पुअर, दो ही इज पुअर, कामा ही इज ऑनेस्ट। इसका अर्थ हो गया, यद्यपि वह गरीब है तथापि वह ईमानदार है, फिर भी वह ईमानदार है। अब इसको आप तमाम तरह से बना सकते हैं। लिखिए, दो ही इज पुअर, कामा ही इज ऑनेस्ट, आल्दो ही इज पुअर, कामा ही इज ऑनेस्ट, आल्दो ही इज पुअर, कामा ही इज ऑनेस्ट। इसका भी अर्थ वही है, यद्यपि वह गरीब है वह ईमानदार है। इवन इफ ही इज पुअर, इवन इफ ही इज पुअर, कामा ही इज ऑनेस्ट। इसका भी अर्थ वही है, यद्यपि वह गरीब है वह ईमानदार है। एडमिटिंग ही इज पुअर, कामा ही इज ऑनेस्ट, एडमिटिंग ही इज पुअर, कामा ही इज ऑनेस्ट। इसका भी अर्थ वही है, यद्यपि वह गरीब है वह ईमानदार है। पुअर एज ही इज, एज का प्रयोग हुआ है, पुअर एज ही इज। जब पुअर एज ही इज एडजेक्टिव रहेगा तो प्रयोग किया जाएगा इसका, एज का। पुअर एज ही इज, कामा ही इज ऑनेस्ट। जैसा कि वह गरीब है वह ईमानदार है, फिर भी वो ईमानदार है। ही इज पुअर इंडीड बट ही इज ऑनेस्ट, ही इज पुअर इंडीड बट ही इज ऑनेस्ट। आप चाहें तो इंडीड का प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, ये भी सही है। ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, या ही इज पुअर इंडीड बट ही इज ऑनेस्ट। However poor he is, however poor he is, कामा he is honest। चाहे वह कितना भी गरीब है वह ईमानदार है। He is poor, अगला, he is poor at the same time he is honest। वह गरीब है at the same time, उसके साथ ही या साथ ही साथ he is honest, वह ईमानदार है। अगला, he is poor all the same he is honest। वह गरीब है इसके बावजूद भी, फिर भी, तब भी
ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। ही इज ऑनेस्ट नॉट विद स्टैंडिंग ही इज पुअर, वह ईमानदार है गरीब होने के बावजूद भी, गरीब होते हुए भी, गरीब होने के बावजूद भी वह ईमानदार है। ऐसे बना सकते हैं। ही इज पुअर एट ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है एट ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वह ईमानदार है, तब भी वह ईमानदार है। ही इज पुअर स्टिल ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। तो इस तरह से 12-13 तरह से इसको बना सकते हैं, यानी दो का प्रयोग करके, आल्दो का प्रयोग करके, इवन इफ का प्रयोग करके, एडमिटिंग का प्रयोग करके, एज का प्रयोग करके, बट का प्रयोग करके, हाउ एवर का प्रयोग करके, फिर जो है एट द सेम टाइम का प्रयोग करके, ऑल द सेम का प्रयोग करके, नॉट विद स्टैंडिंग का प्रयोग करके, एट का प्रयोग करके और स्टिल का प्रयोग करके, इतना प्रयोग करके आप बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप विधिवत इसे समझ गए होंगे। हमने आपको कंट्रास्ट, कंडीशन और कंट्रास्ट दोनों बताया। कंडीशन माने शर्त प्रकट करना है, एक वाक्य में शर्त प्रकट, एक वाक्य शर्त प्रकट करने वाला रहेगा, उसको उतने तरह से बना सकते हैं बताए, और ऐसे ही विरोध प्रकट करने वाला रहेगा, उसको भी हम तमाम तरह से बना सकते हैं। इस प्रकार आपका एक चैप्टर समाप्त हो गया। इस पर भी ले लीजिए, विरोध वाले पर भी 2-1 वाक्य बना लीजिएगा। पुअर एज आई एम, पुअर एज आई एम, कामा, आई विल नॉट डिमांड एनीथिंग, आई विल नॉट डिमांड एनीथिंग। स्ट्रांग एज ही इज, कामा, ही इज टिमिड, स्ट्रांग एज ही इज, कामा, ही इज टिमिड। However hard I may try, या इसको रहने दीजिए, व्हाट एवर लिखिए, व्हाट एवर ही मे डू, व्हाट एवर एक नया है, आपको बता भी देंगे व्याख्या के समय। व्हाट एवर ही मे डू, कामा, ही कैन नॉट स्टैंड फर्स्ट, व्हाट एवर ही मे डू, कामा, ही कैन नॉट स्टैंड फर्स्ट। देखिए व्हाट एवर जब आएगा तो उसके आगे एक वाक्य रहता है, और हाउ एवर जब आता है तो हाउ एवर के बाद एडजेक्टिव रहना चाहिए। तो हाउ एवर पुअर, ही इज पुअर एडजेक्टिव है तो हाउ एवर का प्रयोग हो गया, लेकिन व्हाट एवर का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि व्हाट एवर के बाद पूरा एक क्लाज वाक्य आना चाहिए, उसके बाद कोई ये एडजेक्टिव नहीं आना चाहिए, इसीलिए व्हाट एवर का प्रयोग उदाहरण में नहीं आया। लेकिन यहाँ आपको दिया जा रहा है व्हाट एवर ही मे डू, चाहे वह कुछ भी कर ले, ही कैन नॉट स्टैंड फर्स्ट, वह प्रथम नहीं आ सकता है। इस प्रकार आप इसको बना लेंगे, और पीछे वाले का उत्तर आप जान लीजिए, अगर बनाए हो तो मिला लीजिए। आई विश आई कुड डाई इन माई ओन कंट्री, पहला वाक्य यही है, आई विश आई कुड डाई इन माई ओन कंट्री। तो ये जो है आई विश लगा हुआ है, आई विश हट जाएगा, उसके स्थान पर क्या लग सकता है, क्या क्या लग सकता है, वुड लग सकता है, वुड दैट आई कुड डाई इन माई ओन कंट्री, ओ दैट आई कुड डाई इन माई ओन कंट्री, ओ दैट आई कुड डाई इन माई ओन कंट्री, इफ ओनली आई कुड डाई इन माई ओन कंट्री, कोई लगा सकते हैं। इट वॉज ए हॉरिबल सीन, वेरी का प्रयोग नहीं किया, हॉरिबल एडजेक्टिव है, इट वॉज ए वेरी हॉरिबल सीन चाहिए था, वेरी छिपा हुआ है, तो वहीं हाउ लग सकता है, हाउ हॉरिबल सीन इट वॉज, या व्हाट ए हॉरिबल सीन
इट वाज। इट इज़ ए वेरी शेमफुल बिहेवियर, वेरी है वहीं लग जाएगा। व्हाट ए शेमफुल बिहेवियर इट इज, व्हाट ए शेमफुल बिहेवियर इट इज। आई विश आई हैड नेवर लेफ्ट माई होम, आई विश है तो हो जाएगा वुड दैट, ओ दैट, ओ दैट आई हैड नेवर लेफ्ट माई होम। आई विश आई वेयर ए किंग वंस मोर, यहाँ भी वही बात हो जाएगा। वुड दैट आई वेयर ए किंग वंस मोर, ओ दैट आई वेयर ए किंग वंस मोर, इफ ओनली आई वेयर ए किंग वंस मोर, तो किसी से बना सकते हैं। इस प्रकार पीछे वाला उत्तर हमने आपको बता दिया, पीछे का बता दिया और ये पाठ बता दिया, दे दिया, इस पर काम भी दे दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसलिए अब आगे फिर अगले अध्याय में बाकी चीज़ें बताई जाएगी। धन्यवाद।